रिकॉर्ड पे दोबारा टैप करो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। सही सर हो रही है। ऊपर ऑप्शंस में होगा, पॉज कर लो इसको 2 मिनट के लिए। जब मैं स्क्रीनशॉट अपने पास लास्ट क्लास के अंदर बात की थी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड की प्रिपरेशन यानी कि नेल्सन सेल पढ़ रहे थे। ऐसे ये स्टार्ट कर दो भाई अनुषा। यस सर रिकॉर्ड हो रही है। सही। हमने लास्ट क्लास के अंदर बेटा अपने पास नेल्सन सेल के बारे में पढ़ा था। नेल्सन सेल के बारे में हमने देख लिया था कि उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। हमने सेल भी डिजाइन करा था अपने पास बोर्ड पे। हमने उसकी वर्किंग पढ़ी। मैंने आपको बताया 2 सब्सटेंसेस NaCl यानी कि ब्राइन था, उसके साथ वाटर था, दोनों को आयोनाइज किया गया, रिएक्शन में से इलेक्ट्रिसिटी पास की गई और आपके पास सोडियम और क्लोरीन सेपरेटली निकल गए। और सोडियम और क्लोरीन सेपरेटली कह रहा हूँ, मेरा माजरत में हाइड्रोजन आपके पास निकल गया और आपके पास जो है वो क्लोरीन निकल गया। OH जो था वो सोडियम के साथ मिलकर उसने बना लिया आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक बात लिखी हुई है आफ्टर, यहाँ लफ्ज लिखा हुआ है आफ्टर द रिमेनिंग टू आइंस, after that the remaining 2 ions sodium and hydroxide combines with each other and forms the sodium hydroxide। आखिर में मैंने बताया था ना, मैंने आप लोगों को लाइक सीरीज पढ़ाई थी, तो मैंने सीरीज में बताया था कि अगर हम बात करते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तो जो हैलोजन साइड होती है वो चली जाती है इलेक्ट्रोड पर, OH रह जाता है। अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर OH चला जाता है और हैलोजन साइड रह जाती है। तो अभी क्योंकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ब्राइन का था तो उसमें से OH रह गया और आपके पास क्या चला गया, Cl दूसरे टर्मिनल पर जाकर यानी कि एनोड पे जाके डिपॉजिट हो गया। अब ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव बचा था, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्म्स एंड कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द टैंक इन कैच बिन। अब देखो मैं जरा डायग्राम की जानिब लेकर चलूं आपको। डायग्राम में यहाँ देखो, हमने बात की थी अपने पास कि हमने NaCl को एंटर कराया, हमने अपने पास NaCl को यहाँ से एंटर कराया, इस सॉल्यूशन में रह रहा था। ये सेंट्रल कैथोड लगा हुआ आपके पास, जो कार्बन एनोड है और इस माजदी एनोड लगा हुआ, और ये आपके पास कैथोड यानी कि स्टील की लाइनिंग लगी हुई है जो परफोरेटेड प्लेट है। बेसिकली कहा जा रहा है कि ये स्टील मैश कंटेनर थे, इसमें होल्स हुए हुए थे। ये आपके पास जो है वो एस्बेस्टॉस लाइनिंग थी जो कि सेपरेशन के तौर पे काम कर रही थी। अंदर सारा NaCl मौजूद था, NaCl आप ऐड भी करा रहे थे। जो क्लोरीन गैस बनी थी वो क्लोरीन गैस यहाँ से बाहर निकल गई, यहाँ बनी और बबल डप होके बाहर निकल गई। बात यहाँ तक समझ में आती है सबको मेरी? यस सर। हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होती है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलकर इस कंटेनर में आती है और यहाँ से देख रहे हैं आप पाथवे, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर रिलीज हो गई। अब अंदर बचा था, अंदर कितनी चीजें बची थी? अंदर 2 तरह के आयंस थे, एक सोडियम Na पॉजिटिव, एक आपके पास अंदर था Na पॉजिटिव, और एक आपके पास अंदर था OH नेगेटिव। बात समझ में? यही 2 आयंस आपके पास मौजूद थे। इन्हीं 2 आयंस जो अंदर मौजूद थे, इस अंदर रिएक्शन के थ्रू ये आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में यहाँ पर इसमें से, ये जो आपके पास एस्बेस्टॉस है ना, ये बेसिकली एस्बेस्टॉस एक ऐसी लेयर है जिसके अंदर से केमिकल सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब होकर पास हो जाते हैं, और वो पास होने के बाद नीचे जो परफोरेटेड स्टील प्लेट लगी हुई थी, स्टील लाइनिंग थी, उसमें से निकलता है और आप देख रहे हैं नीचे ये सारा सोडियम हाइड्रोक्साइड डिपॉजिट हो रहा है। ऐसी है भाई कहानी में? गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? आवाज आ रही है भाई? सर सही है। अब देखो हर चीज के ना बेटा कुछ फायदे और नुकसान होते हैं। तो ये जो सेल था, इस सेल के भी कुछ एडवांटेजेस थे। एडवांटेजेस इन दिस सेंस कि इस सेल के फवायद क्या थे और नुकसान क्या थे, कि उस दौर के हिसाब से इसके क्या मामला थे। सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं, हमारे पास बताया जा रहा है द सेल कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 3 सब्सटेंसेस। इस एक सेल की मदद से आप 3 अलग अलग सब्सटेंसेस बना रहे हैं। आपने क्लोरीन गैस रिलीज की, देखते हैं, ये आपने यहाँ से क्लोरीन गैस रिलीज की, ये रिलीज हो रही थी, यहाँ से क्लोरीन गैस रिलीज हुई, एक सब्सटेंस बना। हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, 2 सब्सटेंस बने। सोडियम हाइड्रोक्साइड जनरेट हो गया, 3 सब्सटेंस बने। तो आप एक ही सेल की मदद से 3 सब्सटेंसेस बना रहे थे, क्लोरीन, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये 3 तरह के सब्सटेंसेस आप अपने पास बना रहे थे। फिर कहा गया इन द ओल्ड एरा, पुराने दौर में, दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन।
आपको एक ही मेथड से सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बनाना है, तो ये सबसे बेहतरीन मेथड था पुराने दौर में, ओल्ड एरा में। ओल्ड एरा में ये सबसे पुराने यानी कि पुराने दौर में ये सबसे अच्छा मेथड था जो आप यूज कर सकते थे अपने पास। बात समझ रहे हैं? क्योंकि इस एक मेथड से आपके पास क्लोरीन गैस भी बन रही है और इसी एक मेथड से आपके पास सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड भी बन रहा है। कह रहे हैं नो इशू ऑफ एनी टॉक्सिक और कैरिजोनिक सब्सटेंसेस। अब ये कैरिजोनिक सब्सटेंसेस क्या है? अब ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं ना, नुकसान देने वाले, जो मैं आपको ऐसे समझाऊं कि एसिड्स वगैरह या कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि इंसानी जिस्म के लिए खासा नुकसानदेह है, उन तमाम को टॉक्सिक सब्सटेंसेस कहते हैं, जहरीले हमारे लिए या हार्मफुल सब्सटेंसेस कहलाते हैं। इसके अंदर ऐसा कोई मटेरियल है ही नहीं। इसके अंदर से क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है, इसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, इसमें ऐड आप ब्राइन को कर रहे हैं विच इज अ सॉल्ट सॉल्यूशन, और साथ साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। कोई भी टॉक्सिक, कोई भी जहरीली, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस आपके पास इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो दीज ऑल आर द एडवांटेजेस। लाजमी बात है कुछ नुकसानात भी तो होंगे। द सेल गिव्स मैक्सिमम 90% प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रोसेस की मदद से 90% प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलता है। कितने परसेंट प्योर? 90% प्योर। This is a slow process and large quantity of sodium hydroxide cannot be prepared. अब ये प्रोसेस का खासा स्लो था। क्यों? क्योंकि भैया आपने ब्राइन ऐड करा, फिर ब्राइन ऐड करने के बाद उसे इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, आयंस में ब्रेक डाउन होगा, आयंस में ब्रेक डाउन होने के बाद फिर वो अपने अपने पर्टिकुलर रिस्पेक्टेड इलेक्ट्रोड्स पर जाएंगे। हाइड्रोजन चला गया और क्लोरीन चला गया, रिलीज होगा गैसेस की फॉर्म में। फिर सोडियम जो है वो कुछ वक्त लगाएगा और OH के साथ मिलेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, तो इट विल टेक सम टाइम। तो ये खासा स्लो प्रोसेस था और बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर भी नहीं किया जा सकता था। कहा जा रहा है सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन बोथ आर प्रोड्यूस्ड इन द सेम चैम्बर्स एंड बोथ आर हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स ईच अदर एंड कैन बी प्रोड्यूस फर्दर इम्प्योरिटीज। देखो बात क्या है, इस पॉइंट का मकसद क्या है? मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि आप गुस्से के बहुत तेज हैं, आपके कोई कजन है वो भी गुस्से के बहुत तेज हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, दोनों को एक ही कमरे में बंद कर दिया जाए, क्या सोचा जा सकता है? आप दोनों की लड़ाई होगी या नहीं होगी एक दूसरे से? किसी भी छोटी छोटी बातों पे आप लोगों को गुस्सा आ जाता है और आप दोनों को एक ही कमरे में बंद कर दिया है, कि आपस में लड़ाई होगी या नहीं होगी? सर होगी सर। लाजमी बात है ना, होगी। इसी तरह से कहा जा रहा है कि भैया ये जो दो एलिमेंट्स आपके पास थे, दो सब्सटेंसेस, यानी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना था और जो क्लोरीन गैस बनी थी, ये बेसिकली बने एक ही चैम्बर में थे। यहीं इसी चैम्बर के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बन रहा है और इसी चैम्बर में क्लोरीन बन रही है जो कि बाहर जा रही है। तो दोनों चीजें एक ही चैम्बर में बनी थी। कहा गया कि ये दोनों बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, हो सकता है कि ये आपस में रिएक्ट करने के बाद कुछ नई इम्प्योरिटीज को जन्म दे दें। बात समझ रहे हैं आप मेरी? यहाँ तक बात सबको समझ में आती है? यस सर। यस सर। चलो अब नीचे रिएक्शंस दिखा दिए गए हमें कि अगर वो सोडियम हाइड्रोक्साइड कोल्ड सिचुएशन में होगा तो आपके पास क्या चीज बनेगी? सोडियम क्लोराइड बनेगा, नाइट्रोसिल क्लोराइड बनेगा और वाटर आपके पास जनरेट हो जाएगा। अगर ये सोडियम क्लोराइड हॉट सिचुएशन में होगा, हॉट होगा, तो फिर आपके पास जो है वो क्या होगा? सोडियम क्लोराइड बनेगा, नाइट्रोसिल क्लोराइड बनेगा और साथ साथ आपके पास वाटर बन जाएगा। तो ये कंप्लीट रिएक्शन है जो हमारे पास होगा इफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करते हैं। तो अगर मैं यहाँ नाइट्रोसिल क्लोराइड को देखूं या नाइट्रोसिल क्लोरेट को देखूं, तो ये दोनों ही एज एन इम्प्योरिटी काम करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड में। और सोडियम जो आपका सोडियम क्लोराइड जनरेट हो रहा है प्रोडक्ट साइड में, ये सोडियम क्लोराइड भी आपके लिए इस वक्त एज एन इम्प्योरिटी काम कर जाएगा। ये जो सोडियम क्लोराइड जनरेट हो रहा है ये भी एज एन इम्प्योरिटी काम करेगा। बात यहाँ तक सबको समझ में आती है? यस सर। अच्छा भाई अनुषा, रिकॉर्डिंग चल रही है? सर रिकॉर्ड हो रही है। पॉज हो रही है? सर रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा सही है। सर एक क्वेश्चन है। अब बेटा बोलिए। डायग्राम में स्टीम एंटर होती हुई दिखाई है, वो उसका आप कुछ बताने वाले हैं?
देखो यहाँ से स्टीम एंटर हम क्यों कराते हैं, स्टीम एंटरेंस की सिर्फ एक ताल्लुक है। इस पूरे सेल की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, इस पूरे सेल का जो रिएक्शन है ना वो ओवरऑल अपना रिएक्शन है, इसमें बाहर से कोई चीज नहीं आती। यहाँ आप स्टीम एंटर कराते हैं, ये जो स्टीम यहाँ से आप एंटर होते हुए दिखा रहे हैं, इस स्टीम के एंट्रेंस के दो वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि आप जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के टेम्परेचर को हीट कर रहे हैं ताकि हाइड्रोजन गैस इससे खासी दूर रहे। बात समझ है, आप इसे हीट कर रहे हैं, यहाँ से स्टीम प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हाइड्रोजन गैस इससे बिल्कुल दूर रहे, इसकी जो है वो आपस में एक बॉर्डर लाइन जनरेट हो जाए स्टीम से। बात समझ है। और दूसरा ताल्लुक ये होता है कि स्टीम है, भाप है, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी और इसकी कंसंट्रेशन को डाउन करती जाएगी। बात समझ में आप मेरी? यस सर। सही, आगे चलते हैं इस बात में, जरा एडमिट कर लें इनको हम। चलो आगे चलते हैं। हमारे पास अब एक दूसरा सेल है, इस सेल का नाम क्या है? कास्टनर्स केल्नर्स सेल। कह रहे हैं द प्रोसेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द हैमिल्टन कास्टनर and the Carl Kenner in 1892 and gained a lot of popularity for several decades. Its working principles based on the electrolysis of brine. पिछला जो हमने प्रोसेस पढ़ा था यानी कि नेल्सन सेल, उसके अंदर भी क्या था? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। इसके अंदर भी क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। बट द थिंग इज दैट कि ये प्रोसेस मॉडिफाइड था, नए दौर का था, वो प्रोसेस बहुत ओल्ड एरा का था। बात समझ में आती है भाई? यस सर, मतलब ड्रॉबैक्स देखो इसके हमारे कम पास, होंगे। हाँ बेटा, इसमें मतलब ड्रॉबैक्स कम होंगे ना फिर। इसके भी ड्रॉबैक्स खासे हैं। मतलब इसमें जब बनाया गया था तो जो है नुकसानात थे, लेकिन उनको जो है वो होता है असल में कि हम, मैं एक छोटी सी मिसाल दूं कि हम जब किसी चीज़ को पसंद करते हैं तो हम जो है वो उसकी सिर्फ अच्छाइयाँ याद रखते हैं और खामियां भूल जाते हैं। और जब हम किसी चीज़ को जो है वो बिल्कुल नफ़ी करते हैं, उस बात की बुरा समझने लगते हैं, तो उसकी सारी अच्छाइयाँ भूल जाते हैं और हमें सिर्फ खामियां नज़र आती हैं उसकी। तो इसी तरह से था, ये नया प्रोसेस आया, इसको बहुत उरूज मिला, इस प्रोसेस को बहुत सराहा गया, लेकिन इसके अंदर ना बहुत बड़ी खामी थी जो कि नेल्सन सेल के अंदर नहीं थी। नेल्सन सेल में आपने डिसएडवांटेज एडवांटेजेस में लिखा, तीसरा पॉइंट, नो यूज ऑफ एनी टॉक्सिक सब्सटेंस। तो ये टॉक्सिक और जो आपके कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस है ना, ये सब्सटेंसेस की ये बात लिखने की वजह ही कास्टनर कैल्नर सेल से डिफरेंशिएट करना था। बात समझ रहे हैं मेरी? यस सर। एक ये बच्ची एडमिट नहीं हो पा रही, इस बेचारी का भी कोई मसला है। आइए स्टार्ट करते हैं बात को हम अपने पास। कंस्ट्रक्शन पे बात कर रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि साथ साथ बनाऊं तो तुम लोगों को थोड़ा सा मजा आए इस चीज को देखने में। Can the cell consist of the one two types of cell? One is called primary, another is called the secondary. देखो एक सेल का पोर्शन होता है यहाँ, दूसरा पोर्शन होता है यहाँ, ये है प्राइमरी और ये है सेकेंडरी। बात समझ रहे? ये है प्राइमरी और ये है नीचे वाला आपका सेकेंडरी। क्या कह रहे हैं पीछे जरा देखिए, कहा जा रहा है प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कैरिड आउट इन द प्राइमरी सेल, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो होगा ना, वो इलेक्ट्रोलाइसिस आपका होगा इस जगह पे, इस सेल में। अब मैं इलेक्ट्रोलाइसिस बताऊं कैसे होता है। देखो यहाँ पे कुछ प्लेट्स लगाई जाती हैं, नाइन्थ याद आ रही है सबको अपनी? है भाई, 9th क्लास में पढ़ा था ये टॉपिक, याद है या नहीं याद? कहाँ चले गए भैया? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है सर। तो जवाब क्यों नहीं दे रहे हो भाई तुम लोग? देखो बातें क्या है, बात कुछ इस तरह है कि हमारे पास दो तरह के सेल्स का एरिया है, यानी कि दो एरियाज हैं जिनके अंदर जो सेल्स लगे हैं बेसिकली उस पर हमें काम करना पड़ेगा। अब वो जो दो एरियाज हैं वो किस अंदाज से हैं कि एक सेल का पोर्शन है आपके पास ऊपर,
इसे कहेंगे प्राइमरी सेल। एक सेल का पोर्शन है आपके पास नीचे, ये है प्राइमरी और ये है आपके पास सेकेंडरी। दो तरह के सेल्स हैं। ये जो प्राइमरी सेल है ना, इसके अंदर होती है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होती है इस सेल में? इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है इस सेल में। यहाँ आपके पास कुछ टर्मिनल्स लगे होते हैं, इस तरह से। और preparation of NaOH is carried out in the secondary cell known as the Dioneder। इसको Dioneder सोडा सेल भी कहते हैं, या फिर जो है वो सेकेंडरी सेल भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो निकलेगा ना, वो यहाँ से निकलेगा भाई, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड में निकलेगा। अब ये जो डायग्राम मैं इस वक्त बना रहा हूँ ना, इसमें मजा तो उतना नहीं आएगा जितना हम नॉर्मली इस डायग्राम को जब देखेंगे बोर्ड पे तो हमें मजा आएगा। लेकिन जो है वो हम कोशिश करेंगे कि कंस्ट्रक्शन को पढ़ते हुए हम साथ साथ देखते चलें। कह रहे हैं प्राइमरी सेल कंसिस्ट ऑफ टाइटेनियम एनोड एंड फॉलोइंग फ्लोइंग मरकरी कैथोड। ये जो मैंने आपके सामने इस वक्त प्लेट्स बनाई ना, ये वाली ये जो प्लेट्स है, ये प्लेट्स है, ये किसकी बनी हुई है? टाइटेनियम की। कौन सा मेटल की है? टाइटेनियम मेटल। कौन सा मेटल है भाई ये? टाइटेनियम। टाइटेनियम मेटल बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। टाइटेनियम बहुत ज्यादा कॉस्टली मेटल होता है, इसलिए बहुत ही कम प्रोसेस में आप इसका नाम पढ़ते हैं दैट के टाइटेनियम को यूज किया गया है एज अ कैथोड और एनोड। इस बच्ची का क्या मसला है, अल्लाह होता। समझ रहे भाई? तो ये कहानी है आपके पास। तीसरे स्टेप में कहा गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड नीचे वाले सेल से बनेगा, तो यहाँ से बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्राइमरी सेल्स कंसिस्ट ऑफ टाइटेनियम एनोड एंड फ्लोइंग मरकरी। अब ये जो फ्लोइंग मरकरी है ना, इसकी कहानी को जरा गौर से। मरकरी क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? मरकरी किसे कहते हैं? सर मेटल। मेटल है। कोई खासियत, कोई खास बात मरकरी के अंदर? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लिक्विड होता है। The only liquid metal we have in our earth surface till now is the mercury। अब तक हमारे पास अगर कोई ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है तो वो कौन सा है भाई? मरकरी है। सही है। अच्छा, हम नॉर्मली इलेक्ट्रोड्स यानी कि कैथोड और एनोड के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? प्लेट्स। अब तक हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं, 9 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तीनों क्लासेस में, हमने देखा कि इलेक्ट्रोड के तौर पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मेटल की एक प्लेट। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोड के तौर पर आप किसी मेटल, मोल्टेन मेटल या लिक्विड मेटल को भी यूज कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर्स के ऊपर लिक्विड रह सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो मरकरी था, ये यहाँ पर फ्लो कर रहा था, ये मरकरी यहाँ पे फ्लो कर रहा था नीचे, ऊपर टाइटेनियम प्लेट्स थी, मरकरी फ्लो कर रहा था। कहा जा रहा है इलेक्ट्रोलाइट यूज द 25% वेट बाय वेट सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब आपने यहाँ अंदर आपने सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डाल दिया। बात समझ रहे? इस तरह से आपके पास पूरी जगह पे सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन पड़ा हुआ होगा। पीछे से आपको नजर आ रहा है येलो येलो शेड, यानी कि आपके पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसकी प्लेट्स नजर आ रही हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डली हुई जो टाइटेनियम प्लेट्स हैं वो नजर आ रही हैं। और उसके आगे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को फिल कर दिया इस पूरे प्राइमरी सेल में। किसमें? कौन से सेल में? प्राइमरी सेल में। देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे आता है, कोई बताएगा मुझे? बता दो भाई। प्राइमरी और सेकेंडरी सेल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों होता है? क्या कॉन्सेप्ट है? क्यों दो अलग अलग सेल्स यूज कर रहे हैं? हमने नेल्सन भी करा था, उसमें तो एक ही सेल था और उसके अंदर हमारे पास जो है वो सारी चीजें इजीली हासिल हो गई थी। यहाँ पर दो सेल्स की जरूरत क्यों है? हाँ भाई बता दो। ताकि मोल्टन मर्करी और सोडियम हाइड्रोक्साइड को सेपरेट कर सकें। मरकरी सोडियम हाइड्रोक्साइड को सेपरेट कर सके।
देखो मैं बताऊं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल तब यूज करते हैं जब एक सेल सिंगल हैंडेडली पूरा काम नहीं कर सकता। सही है, एक सेल सिंगल हैंडेडली पूरा काम नहीं कर सकता, इसीलिए आप यूज करते हैं सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल बनाए जाते हैं विद द पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स, यानी कि अगर उस पर्टिकुलर सेल में वो बात की जा रही होगी तो फिर तो सही है, वरना तो अलग अलग हिस्सों में होगा। बात समझ में आ रही है? अक्सर जगहों पे हम देखते हैं, मैं एक एग्जांपल देके याद दिलाऊं आप लोगों को, आपने एक टॉपिक पढ़ा था, 9th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, गैल्वेनिक सेल, याद है? जिसे आप वोल्टिक सेल भी कहते हैं। याद है टॉपिक या नहीं याद? बता दो भाई, किसी को भी नहीं याद? फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में भी तो पढ़ा था। हाफ सेल का कॉन्सेप्ट आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़ा था, जब आप जो है वो इलेक्ट्रो, क्या कह रहे बेटे? ऐसे याद है, एक इलेक्ट्रोड एक में रख दिया करते थे, वो एक इलेक्ट्रोड एक में, इस तरह वाला कॉन्सेप्ट होता था। वो भी हाफ सेल कहलाता है, वो भी हाफ सेल कहलाता है, लेकिन उसका पर्पस अलग है। इस वाले हाफ सेल के अंदर ये नहीं है कि एक इलेक्ट्रोड यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रोड यहाँ होगा। ये एक आधा सेल है जो कि एक प्रोसेस करेगा, ये एक आधा सेल है जो अलग प्रोसेस करेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस का कंप्लीट प्रोसेस इस पूरी जगह में होगा, और अगला जो प्रोसेस होगा वो आप करेंगे यहाँ। बात यहाँ तक सबको समझ में आती है? हम इसकी डायग्राम दोबारा प्रिपेयर करेंगे ताकि हमें जो है वो ऑन बोर्ड बड़े अच्छे से मामला हो जाए। मसला यही था कि क्लास तो लाजमी लेनी थी, और लाइट मेरे अपने घर पे भी नहीं थी, तो मैं अपनी हमशीरा के घर आ गया हूँ। यहाँ पर मैं बैठ के पढ़ा रहा हूँ। अब लाजमत है, बोर्ड तो ला नहीं सकता था दीवार से निकाल के। बात समझ रहे? और इस पे इतनी अच्छी ड्राइंग बनेगी नहीं कि मैं तुम लोगों को सारी चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट करके समझा सकूँ एक एक पॉइंट। तो हम बोर्ड पे इंशाल्लाह कल की क्लास में इस डायग्राम को बनाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है, कह रहे हैं कि वर्किंग ऑफ द सेल, मरकरी इज एक्ट एज द कैथोड व्हिच इज यूज्ड इन ऑर्डर, मैं पहले छठा पॉइंट रह गया था, which is used here in order to lower the overall discharge potential of sodium ions from hydrogen ions। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं, यहाँ पे डिस्चार्ज पोटेंशियल के ऊपर बात की जा रही है। किस पे बात की जा रही है? डिस्चार्ज पोटेंशियल पर। देखो, जब पोटेंशियल किसे कहते हैं, कोई बताएगा? सर वोल्टेज। पोटेंशियल कहते हैं ताकत को, एबिलिटी। एबिलिटी, कुव्वत, इसे हम पोटेंशियल को नाम दे रहे होते हैं। वोल्टेज वगैरह वाली जो कहानी है ना, वो आती है पोटेंशियल में, लेकिन वो एक बहुत पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में आती है। हर जगह पोटेंशियल से मतलब ये नहीं होता कि आपको जो है वो कुछ और बात की जा रही है। पोटेंशियल से मुराद मैं आपको ऐसे समझाऊं कि फॉर एग्जांपल आप कोई काम करते हैं ना, लोग कहते हैं यार इस बच्चे में बड़ी पोटेंशियल है, यार इस बच्चे में बड़ी पोटेंशियल है, ये सारे काम कर लेता है। तो इस बात से हमें इस चीज की गवाही मिल रही है, पोटेंशियल से मुराद कि यार ये बच्चा बहुत सारे काम कर लेता है, इससे मतलब कि इसमें बहुत ताकत है, इसमें बहुत हिम्मत है, इसमें बहुत समझ है कि ये सारे काम कर लेते हैं। बात समझ रहे हैं आप मेरी? जी सर। जी सर। चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, फिर बताया जा रहा है वर्किंग ऑफ द सेल, यानी कि सेल में वर्किंग क्या होती। जरा मैं 2 लम्हे दे रहा हूं सबको। सामने लिखा हुआ है प्राइमरी सेल का पार्ट है, सिर्फ सेकेंडरी सेल वगैरह का पार्ट नहीं है, सिर्फ प्राइमरी सेल का पार्ट है। इसकी जो हेडिंग है, पैराग्राफ है, इसको जरा पढ़ लो जल्दी से। प्राइमरी सेल वाला यानी कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड ब्राइन से लेकर टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स एट एनोड से पहले मिलेगा। सर एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन पढ़ना है? नहीं मेरे बेटे, मैंने कहा प्राइमरी सेल की मेन हेडिंग के बाद आपके पास, ये नीचे चला गया हजरत, ये पैराग्राफ है ना जिसमें ओवरऑल रिएक्शन दिखा रहे हैं,
एनोड और कैथोड की बारी बाद में आएगी, पहले हम प्राइमरी सेल को पढ़ते हैं। जरा जल्दी से पढ़ लो प्राइमरी सेल को। पढ़ लिया भाई? यस सर। बाकी सबने पढ़ लिया? यस सर। चलो सही। अफान तुमसे शुरू करते हैं। अफान बताओ प्राइमरी सेल में क्या बताया जा रहा है? सर ये बता रहे हैं कि जब हम लोग इसके अंदर ब्राइन को डालेंगे तो फिर वो दो पार्ट में NaCl डिसॉल्व होगा वाटर के अंदर, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, और वाटर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर निकल जाएगा। सही है, फिर क्या होगा आगे? फिर वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आए हैं वो अपने अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे। दैट्स गुड। देखो आपने इस्तेमाल करना है ब्राइन, and if we are saying the brine, so it means the concentrated solution of sodium chloride. It will known as the concentrated solution of sodium chloride. अब यहाँ पे हमें प्रिपेयर करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर मिसाल के तौर पे यहाँ कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को, जो एग्जाम पे बताया गया ना कि ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट सेल रिएक्शन प्रोसीड्स, हम इसको इस अंदाज से समझें कि हम देखते हैं कि जब लोगों को, बहुत सारे लोग होते हैं वो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, मौका मिलता है तो फौरन अपनी जगह पहुंच जाते हैं। NaCl और H2O ब्रेक डाउन हो रहे हैं तो इसके अंदर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर जो है वो डिफरेंसेस आएंगे। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन जाएंगे। ऐसी है, मैंने वो आपको कुछ दिन पहले मिसाल दी थी ना कि नमक का पानी है, नमक टूट गया तो क्या बचा अंदर? पानी। पानी बचेगा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी कहानी होगी कि नमक का पानी है, नमक टूट गया तो अंदर बचेगा पानी। सही भाई? अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि सोडियम क्लोराइड dissolves in water and ionizes it. On passing the electric current through electrolytic cell reaction proceeds. The positive and negative ions then migrate towards their respective electrodes. अब जब इलेक्ट्रिसिटी पास कर ली तो आयंस बनना स्टार्ट होगा, और आयंस बन चुके हैं, और वो आयंस मूव कर रहे हैं, वो आयंस मूव कर रहे हैं अपने रिस्पेक्टेड इलेक्ट्रोड्स की जानिब। यानी कि अगर पॉजिटिव आयन है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जा रहा है, इफ इट इज अ नेगेटिव आयन सो इट मस्ट बी गो टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। बात यहाँ तक सबको क्लियर है भाई? आगे देखो, अब हमारे पास आगे कहानी में क्या है कि हमारे पास एट एनोड और एट कैथोड है। सही है, एट एनोड और एट कैथोड है। तो एट एनोड दो टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। हमारे पास आयंस बने, वही वाली कहानी है जो उस दिन थी, सोडियम की और क्लोरीन की कहानी थी। हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस हैं वाटर के अंदर, वाटर का अमाउंट और लेस कर दिया हमने। एक मिनट रुको यार, अनुषा कितना टाइम रह गया मीटिंग ओवर होने में बेटा? 9 मिनट्स है अभी। सही, इज गुड, हो जाएगा। तो एट एनोड और एट कैथोड वाली कहानी थी भाई। तो हमारे पास एनोड पे क्या हुआ, कौन कौन से आयंस आएंगे? एनोड यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल, तो इट मींस के दो तरह के नेगेटिव आयंस जाएंगे आपके पास। और नेगेटिव आयंस कौन कौन से हैं आपके पास? नेगेटिव आयंस में आपके पास है, नेगेटिव आयंस में आपके पास क्लोरीन है, और नेगेटिव आयंस में आपके पास जो है वो, एक मिनट बेटा, हाँ, तो नेगेटिव आयंस में क्लोरीन है और नेगेटिव आयंस में हाइड्रोक्साइड है। अब बताया जा रहा है देयर आर द टू नेगेटिव आयंस इन द सेल, Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव, of which the Cl will migrate towards the anode and oxidizes because concentration of Cl is much more than the OH negative ions. मैंने बताया था ना आप लोगों को कि
कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशंस जो होते हैं उनके अंदर OH और Cl नहीं, OH और Cl पहले जाते हैं बनिस्बत Cl और Br पहले जाते हैं बनिस्बत OH के। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंसेंट्रेशन, कि कंसेंट्रेशन कितनी है सॉल्यूशन के अंदर। ये सारी कौम इतनी देर से क्यों आ रही है आखिरी वक्त में? तो यहाँ पर Cl चला गया, is much more than the OH ions which reduces the reduction potential of the Cl from OH, so chlorine ions will be oxidized। आपके पास ये वही रिएक्शन है जो हमने पहले पढ़ा था, ये वही रिएक्शन है जो हमने पहले पढ़ा था। अब अगर मैं बात करता हूँ कैथोड की, यानी कि कैथोड यानी कि नेगेटिव टर्मिनल, इस पर आएंगे पॉजिटिव आयंस। कौन से आयंस आएंगे? पॉजिटिव आयंस आएंगे। देयर आर द टू पॉजिटिव आयंस इन द सेल, दो पॉजिटिव आयंस, सोडियम और हाइड्रोजन, ऑफ विच सोडियम आयंस माइग्रेट मोर क्विकली टुवर्ड्स द कैथोड and reduces as sodium metal. H positive ion will not reduce because of greater reduction potential than Na positive ions। यहाँ पर बात क्या है, इस मुकाम पर आपके पास जो सोडियम आयंस हैं वो पहले जाएंगे बनिस्बत, सोडियम आयंस पहले जाएंगे बनिस्बत H पॉजिटिव आयंस के, और जाने के बाद ये सबसे पहले हो जाएंगे रिड्यूस, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस है इन दोनों में, H पॉजिटिव और H पॉजिटिव में, और सबसे पहले हाइड्रोजन आयंस हो जाएंगे आपके रिड्यूस। सोडियम आयंस जो थे वो सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सोडियम मेटल में। मुझे ये बताओ कि हमारे पास एनोड क्या था? एनोड क्या लिया था हमने? टाइटेनियम मेटल। टाइटेनियम की प्लेट्स ली थी। और हमने कैथोड क्या लिया था भाई? मरकरी, मोल्टन मरकरी। मरकरी था, फ्लोइंग मरकरी था। मैं डायग्राम बनाऊंगा ना तुम लोगों को और मजा आएगा इसमें कि मरकरी फ्लो कैसे कर रहा है। हम तो ये कह रहे हैं दैट सेल इज स्टेशनरी, इज इन स्टेशनरी स्टेट, तो मरकरी फ्लो कर कैसे सकता है? वो भी एक बड़ी जो है वो कहानी है कि मरकरी जो है वो फ्लो कैसे कर रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फ्लो करेगा। खैर बहरहाल, तो अब मरकरी आपके पास लिक्विड स्टेट, सोडियम मेटल आपके पास आ रहा है लिक्विड स्टेट में। सोडियम रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, सोडियम की रिएक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। तो रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होने की वजह से, जैसे सोडियम आयन था, इलेक्ट्रॉन गेन करा, रिड्यूस हो गया, सोडियम मेटल बन गया। अब ये सोडियम मेटल जो है वो खासा रिएक्टिव है, खासा रिएक्टिव है। और दूसरी जानिब ये जिसके पास गया है, कौन से टर्मिनल पर गया? कैथोड। और कैथोड पर क्या था हमारे पास? फ्लोइंग मरकरी था। कैथोड पे क्या था? फ्लोइंग मरकरी हमारे पास मौजूद था। The discharged sodium then mix with mercury and forms a mixture called sodium amalgam। बिल्कुल exactly वही बात मैं आपको करवा रहा हूँ इस वक्त जो आपने अपने चैप्टर नंबर 18 9th क्लास का और चैप्टर नंबर 15 आपकी क्लास का, इन दोनों चैप्टर्स के अंदर आपने यही बात पढ़ी थी। यहाँ पर उसी चीज की बात आपके पास की जा रही है। सही है? तो सोडियम मेटल रिएक्ट करता है मरकरी के साथ और जनरेट कर लेता है सोडियम अमलगम। क्या जनरेट कर लेता है? सोडियम अमलगम। मिक्सचर होता है बहुत विस्कस सा, ये मिक्सचर जनरेट कर लेता है आपके पास सोडियम मेटल। यहां तक मुझे बताओ बात कुछ हद तक क्लियर है? मैं ये नहीं पूछूंगा कि पूरी क्लियर हुई है, क्योंकि मुझे अंदाजा है पूरी क्लियर नहीं होगी। वजूहात सिर्फ इतनी है कि हमारे पास डायग्राम नहीं है इस वक्त, हालांकि डायग्राम हमारे पास नीचे है, लेकिन मैं इससे समझाना नहीं चाह रहा। मुझे बता दो कुछ हद तक बात क्लियर होती है? जी सर। सही है। अभी जो कुछ हद तक हमारी बात क्लियर हुई है, इसी को हम फिलहाल अपने पास रखते हैं। हम कल स्टार्ट करेंगे इस सेल को, यहीं से इसकी वर्किंग से स्टार्ट करेंगे, और वर्किंग के अंदर हम प्राइमरी सेल में एट एनोड और एट कैथोड को डायग्राम के हिसाब से देखेंगे पहले। सही है? जब डायग्राम के हिसाब से देखेंगे ना तो हमें वो कहानी बड़ी मजेदार तरीके से समझ में आएगी एज कम्पेयर टू दिस वन। बात सही है भाई? जी सर। अच्छा भाई, तो अनुषा बेटा तुम मुझे जो है वो टेक्स्ट कर देना, मैं तुम्हें फिर बताता हूँ कि क्या करना है इस रिकॉर्डेड मीटिंग का। ये तुम मुझे कैसे अवेल कराओगी? सही है? ओके सर। हम क्लास को यहाँ पर एंड कर रहे हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी बना लूँ ताकि तुम लोगों के लिए भी लीनियन रहे कि हम क्लास जो है वो विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस ले सकें, ताकि लाइट के इश्यूज ना हो सबके। क्योंकि इस वक्त तो कराची में सबके घरों पे लाइट जा रही है या नहीं जा रही?
जी जारी है सर सर। जा रही है। यस सर, एटलीस्ट 3 टाइम्स जा रही है। 3 दफा जा रही है दिन में? यस सर, सुबह दोपहर शाम। माशाल्लाह दवाई हो गई है। जी हैं, 2 सर गोली बिल्कुल। सुबह, 2 गोली शाम और 2 गोली रात में। खैर बहरहाल हमारे पास भी जारी है। और वो पहले तो अच्छे लोग हैं, केसी वाले माशाल्लाह पढ़ा लिखा स्टाफ आ गया तो मैसेज कर देते हैं कभी कभार। अब तो जब वो मैसेज भी नहीं आया था फिलहाल, 3:30 बजे हमारी लाइट भी चली गई थी। वो लाजिम आते 4:30 बजे ही आना था उसने, इतने में तो वक्त ज़ाया हो जाता। तो खैर हम कल कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इसकी कुछ आपके लिए मामला बहुत मुनासिब सा निकालते हैं जिसमें आपके लिए खासी आसानी हो। सही, हम आज की क्लास को यहीं पर एंड कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।